नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। लेकिन आज बात करेंगे एग्जिट पोल की, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो बहुत कुछ हैरान करने वाले हैं। हैरान इसलिए करने वाले हैं क्योंकि 5 में से 4 एग्जिट पोल इस बात का दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार सरकार बदलने जा रही है। यानी 2011 में ममता दीदी ने जो किला तैयार किया था, 2026 में उस किले पर बीजेपी जो है वो फतेह दर्ज करने जा रही है। हालांकि एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि ममता दीदी चौथी बार सत्ता में वापस आ रही है। बात अगर असम की करें तो असम में रिकॉर्ड तोड़ यानी 5 एग्जिट पोल हैं और पांचों ये कह रहे हैं कि इस बार असम में सरकार बनेगी तो बीजेपी की। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा, और चुनाव क्या जीतेंगे ये तो 4 मई को तय होगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि 2/3 बहुमत से बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ ही वो इतिहास को भी रिपीट करने जा रही है। लेकिन सियासत का तापमान अभी चरम पर है, इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब बारी उस पल की भी है जब जनता की मूड की पहली झलक जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले देश की निगाह जो है वो एग्जिट पोल पर टिकी है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक, तमिलनाडु से असम और पुडुचेरी तक, किसके सिर सदेगा सत्ता का ताज? कौन करेगा वापसी? किसके सिर ताज आएगा? लेकिन उससे पहले एचएनएन न्यूज का एआई एग्जिट पोल देखिए। पश्चिम बंगाल में बहुमत के आंकड़े जो टीएमसी है वो पार कर रही है, 155, टीएमसी 190। हालांकि बीजेपी जो है वो इसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये एक एग्जिट पोल है। वहीं अगर कांग्रेस और सीपीआईएम की बात करें तो 8 से 20। ये एआई एग्जिट पोल है, इस बात को आप समझिए कि ये एआई के द्वारा बनाया गया एग्जिट पोल है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजों से पहले एआई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बार ममता दीदी की जो सत्ता है वो जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ रुद्र प्रताप जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं शिवानंद जी आपके पास आना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल तो हाथ से जा रहा है, असम भी निकलता हुआ जाता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल में। हालांकि केरल में आप लोग वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। गुड इवनिंग आशीष जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, हमारे लिए केरल, आसाम गवर्नमेंट बनने तय है और पश्चिम बंगाल में हम खेला करने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस ही उसको हरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी वापस आ रहे, चीफ मिनिस्टर ममता दीदी बन रहे। तमिलनाडु में स्टैनल जी बन रहे। केरल में कांग्रेस गवर्नमेंट बन रहे। पांडिचेरी में कांग्रेस। आसाम में 62% कांग्रेस का दावा हम ठोक रहे और 100% आसाम में गवर्नमेंट चेंज होगा सर। और ये हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, इसमें महिला आरक्षण है, युवा युवती को रोजगार है, महंगाई चरम पर है, किसान आज भी सुसाइड करें, न्यू बिजनेस कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, एस्टीन फाइल, ट्रेड डील और बहुत कुछ सर मुद्दे इसमें आ गए। और इसमें एसआरए के नाम पे एनआरसी करना, मुस्लिम वोट काटना, हिंदू मुस्लिम करना। अच्छा, ये डेटा कहां से लेकर आए हैं? डेटा सर हमारे पास भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर सर सेंट्रल में बैठे हैं। सिर्फ बीजेपी का गवर्नमेंट है ऐसा नहीं, हमारे पास भी सर है कुछ न्यूज चैनल के बहुत अंदर भी हमारे लोग हैं ना सर, हमारे पास डिटेल्स आता है। अभी सर बोलने के लिए क्या आपको क्लियर करता हूँ, रुबिका लियाकत
प्रियंका शर्मा जी, श्वेता सिंह जी और डीडी न्यूज के चौधरी साहब, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। आप भी आशीष जी, आप भी हमारे बड़े भाई है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, रिश्ता तो है ना सर, और हमारे लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है सर। बहुत गुड न्यूज तो नहीं आ रहा है, जितने भी एग्जिट पोल है शिवान भाई, वो गुड न्यूज तो लेके नहीं आ रहे हैं। सर देखिए, बॉम्बे और दिल्ली में जो मनी लगाते जो जुगार खेलने वाले उन लोगों में नंबर 1 पे टीएमसी वापस आ रहे, केरल में कांग्रेस बन रहे, तमिलनाडु में स्टानिल और पांडिचेरी में कांग्रेस, और इधर 50-50 बोल रहा है आसाम में। तो देख लेंगे, घोड़ा मैदान नजदीक है और उसमें जो भी होगा अच्छा न्यूज आएगा सर, क्योंकि मोदी साहब के पास डेवलपमेंट विकास कुछ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास लीडर ही नहीं है सर। महिला हो या टीएमसी से शारदा फंड घोटाला, गुजरात वॉशिंग मशीन से इधर आया। आसाम का भी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही है, पहला जो था वो भी वॉशिंग मशीन में से आए हुए है। दूसरा सर, अजित पवार का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका भी सीबीआई इंक्वायरी हम करना जा रहे हैं। जो गुजरात में विजय रूपानी साहब का जो प्लेन क्रैश हुआ उसका इंक्वायरी करने जा रहे हैं। न्याय तो मिलना चाहिए, अपेक्षा है, और हम गुड न्यूज की अपेक्षा है सर। और 100%, 101% आसाम केरल में कांग्रेस सरकार बनने जा रहे, कांग्रेस वापसी आ गए। लेकिन शिवानंद भाई, मैं आपके पास बार बार इसलिए आ रहा हूं क्योंकि एक्सिस माई इंडिया, मैट्रिक्स, पीपल प्लस, पी पार्क, जेवीसी, चाणक्य स्ट्रेटजी, पोल डायरी, वोट वाइब, जनमत पोल, कामाख्या एनालिटिक्स, इन सब के एग्जिट पोल आपके खिलाफ है। सर देखिए, वो खिलाफ बोला तो ही पैसा जुगाड़ में पैसा लगाने का धंधा है। इसके पहले भी 2019 में रिजल्ट क्या आया था, 2024 में क्या आया था, सबको पता है सर। और 400 पार, संविधान बदलेंगे, 240 में आ गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं जाता तो मोदी साहब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। तो करनी और कतनी सर सबको मालूम है। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, बीजेपी का बड़े बड़े कार्यालय बनाना, आरएसएस का बड़े बड़े कार्यालय बनाना, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया है। दूसरी बात सर बोलता हूँ, ये सब मुद्दे सर आया है और लोगों में 100% आ गए। महाराष्ट्र में देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार अपमान कर रहे हो, और देवेंद्र पंडित जी चीफ मिनिस्टर के सामने बागेश्वर बाबा बोल रहे शिवाजी महाराज के बारे में। अगर देवेंद्र पंडित जी सुनने की क्यों सुना है, मोहन भागवत जी बैठे थे। ठीक है, एक एक करके स्टेट उठाते हैं। ठीक है रुद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। असम में जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, उन सभी एग्जिट पोल्स को देख लीजिए। असम में बीजेपी बहुमत से आ रही है, ना सिर्फ बहुमत से आ रही है बल्कि 2/3 बहुमत से आ रही है। और असम में केवल एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, पूरी चुनाव को मैंने देखा, समझा, और वो है असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। या यूं कहें कि अब वो राइट विंग के योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे सबसे बड़े चेहरे हमारे मुल्क में बन गए हैं बतौर सीएम। देखिए, अगर आशीष जी जो भी अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो उसके अनुसार 2 जगहों पे तो एकदम क्लियर तस्वीर है। अगर हम बात करें आसाम की और एक बात करें केरल की, तो ये तस्वीर में किसी को डाउट नहीं है कि वहां पर आसाम में बीजेपी रिपीट कर रही है और जो है केरल में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है, और जो कांग्रेस का गठबंधन है वहां जीतने की उम्मीद है। ये दोनों चीजों एक अलग कर दी। जो मुख्य सबसे बड़ी चीज है और जिसपे सबसे बड़ा और सबका ध्यान जा रहा है वो है वेस्ट बंगाल। कारण क्या है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में लंबे समय से प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी जा रही है और ये कह रही है कि हम सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब वो पिछली बार का आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव लड़ा था तो भी बड़ी गंभीरता के साथ लड़ा था, चाहे वो लोकसभा की बात कर लीजिए या उसके बाद विधानसभा कर लीजिए या पिछला लोकसभा कर लीजिए, वो अलग बात है, सीटों में थोड़ा सा फर्क आया है। उसके बाद इस बार का जो विधानसभा है बीजेपी इस तरीके से लड़ रही है कि जहां सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जग रही है। अब ऐसा आज के समय में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अनुमान लगा सकता हो, लेकिन ये नहीं कह सकता है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति स्पष्ट क्या है। वहां ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, और यह हो सकता है कि टीएमसी अपनी सरकार बचाती है, तब भी वो बहुत कम मार जाएगी।
क्योंकि बीजेपी की एक हमेशा से देखिए रणनीति रही है कि वो आसान चुनाव किसी को नहीं देती, वो कभी आसान पिच पर खेलने नहीं देती। अगर वो किसी भी चुनाव में शामिल होती है चुनाव को रोचक बना देती है। और खास करके जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल पे बहुत काम किया है, चाहे वो जमीनी स्तर पे आप कह लीजिए या संगठन के स्तर पे आप कह लीजिए, चीज होता हुआ वहां दिख रहा है। और इस बार हम सबको ये उम्मीद लग रही है कि हो सकता है इस बार हो जाए, क्योंकि बाकी जगहों की देखिए स्थिति स्पष्ट है। बीजेपी का मुकाबला असम में कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा का, जब जैसे आपने नाम बताया कि राइट विंग के बड़े प्रखर नेता हैं, एक बड़ी स्पष्टवादी उनकी छवि है, उसके सामने कौन उनका मुकाबला करने के लिए आ रहा है? कांग्रेस। बीजेपी का जो संगठन नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व और बाकी सारी चीजों को आप अलग हटा दीजिए, उसके बाद अगर हेमंत बिश्व शर्मा को आप अकेले आसाम में आजमाने की कोशिश करिए तो भी उनका कोई सामना करने की स्थिति में नहीं है। बंगाल की स्थिति में तो देखिए ममता बनर्जी हैं, एक मजबूत है, क्योंकि वो 15 साल से मुख्यमंत्री रही हैं, अकेले दम पे नेता हैं, बड़ी चेहरा है, जमीनी उनकी पकड़ है, तो वो वहां मुकाबला तो रोचक हो सकता है। लेकिन असम में तो कोई बात करने की बात ही बचती है, क्योंकि वो बहुत मजबूती के साथ लड़ते हैं। हाँ, केरल में क्योंकि बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, या अगर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में इतनी मजबूत नहीं है, तो उस स्थिति में वहां के समीकरण बदलते हैं। वहां के समीकरण जो लोकल लीडरशिप आप कह सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं, तो वहां जो क्षेत्रीय दल हैं उनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व है या बीजेपी का संगठन है, वो किसी को भी आसानी से चुनाव नहीं जीतने देगी, चाहे किसी भी स्थिति में आप देखिए, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। चुनाव को चुनाव के तौर पर देखते हैं, और वो इनकी एक बहुत मजबूत पक्ष आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस रहती है और उनकी तैयारी एक दिन की नहीं होती है, वो लंबे समय तक लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप बंगाल को अगर आप देखेंगे तो बड़े लंबे समय से उन्होंने अलग अलग तरीके से उसमें प्रयोग किए। पिछले चुनाव में देखा होगा कि अलग तरीके का उनका चुनाव प्रचार था या चुनाव अभियान था। इस बार चुनाव अभियान को उन्होंने बदला है, और आज जो एग्जिट दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज टक्कर दिखा रहे हैं। तो क्लोज टक्कर दिखाने में और जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वो भी एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल बीजेपी के पक्ष में जाए या टीएमसी के पक्ष में जाए, लेकिन हाँ, ये एक लाइन उन्होंने खींच दी कि जहां बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, वहां बीजेपी सत्ता बनाने की स्थिति में है। जो वाम दल वहां पर लंबे समय से शासन में था या कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल था, वो लोग वहां से हट करके उन्होंने पूरे चुनाव का जो ध्रुवीकरण था वो टीएमसी और बीजेपी में कर लिया। तो इनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक आप जीत कर सकते हैं। बाकी तो देखिए चुनाव परिणाम है, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या होगा, लेकिन लड़ाई यहीं की सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि वेस्ट बंगाल किसके पास जाता है। खेमचंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खेमचंद जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो चेहरे पर खुशी जरूर ला रहे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल अगर मैं बात करूं तो वो मामला अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि अगर आप 2021 के एग्जिट पोल्स को देखें तो कुल उस समय 10 एग्जिट पोल्स आए थे, जिनमें से 5 एग्जिट पोल्स ने यह कहा था कि टीएमसी की सरकार बन रही है, 3 एग्जिट पोल्स ने यह कहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 2 एग्जिट पोल्स ने यह कहा था कि उनका कोई ओपिनियन स्पष्ट नहीं था, वो दोनों की सरकार बनवा रहे थे। लेकिन इस बार की जो अभी एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स, केवल 2 एग्जिट पोल्स को छोड़ दिया जाए तो 8 एग्जिट पोल्स जो हैं वो आपके फेवर में हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ये संतुष्टि का विषय ज्यादा है प्रसन्नता से ज्यादा, कि हमारे लाखों कार्यकर्ता ने रात दिन पिछले 5-6 महीने से काम किया, और पश्चिम बंगाल में तो वर्षों से शहादत दे रहे हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, और जो टीएमसी का अत्याचार है उसको सहन कर रहे हैं, और जनता की बात उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को बीच में रख रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे कार्यकर्ताओं ने की, तो उसकी जो संतुष्टि है वो जरूर हमारे चेहरे पे, हमारे नेताओं के चेहरे पे है, और वो संतुष्टि हमें संतुष्ट करती है। ये तय है आज का जो सर्वे है कि भाई एक जो आप कह सकते हैं जो फीलिंग है, एक जो करंट है, एक जो दिशा है, वो जरूर तय कर रहे हैं, और वो दिशा ये है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। पुडुचेरी में हमारी स्पष्ट रूप से सरकार बन रही है। आसाम में हम 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा सीट्स के साथ फिर से सरकार बना रहे हैं। केरल में हमारी सीट्स बढ़ेंगी,
और वोट परसेंटेज भी हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। तमिलनाडु में जो संघर्ष है एनडीए वर्सेस वहां पे यूपीए का, बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि तमिलनाडु में भी कुछ भी हो सकता है। अभी जो सर्वे दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ डीएमके एडवांटेज में है, क्योंकि एआईडीएमके की जो सुपर लीडर है वो अभी नहीं है। ये एआईडीएमके का एक और आने वाली पार्टी केरल में भी अल्टरनेटिव बनेगी। जिस तरीके से हम लोग त्रिपुरा में अल्टरनेटिव बने, जिस तरीके से हम लोग पश्चिम बंगाल में अल्टरनेटिव बने, हम तो कहीं भी नहीं थे पश्चिम बंगाल में, वहाँ कांग्रेस हुआ करती थी, लेफ्टिस्ट हुआ करते, तो लेफ्ट और कांग्रेस खत्म करके भारतीय जनता पार्टी अल्टरनेटिव बनी। मुझे उम्मीद नहीं, है लेकिन खेमचंद जी, इसी बीच सवाल उठता है कि केरल में आप लोगों ने एक लंबे समय से मेहनत की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 3 दशक से ज्यादा समय से वहां पर आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 3 सीटें भी एग्जिट पोल में आती हुई दिख नहीं रही हैं। नहीं, एग्जिट पोल में नहीं, हमने वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है हमारा। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है तो, और हमारी वहां पे आपको त्रिवेंद्रम में देखेंगे तो वहाँ निगम में हमारी सरकार है, इसमें कॉर्पोरेशन में हमारी गवर्नमेंट है। तो जो नतीजे होंगे आई एम श्योर वो नतीजे बहुत बेहतर होंगे, हमारी सीट्स आएंगे, और हमारी जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ने वाला है। वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सीट्स नहीं आई, सीट्स आज नहीं आई, लेकिन कल हम वहाँ पे अल्टरनेटिव सरकार देंगे। अल्टरनेटिव सरकार देने की ओर, अल्टरनेटिव पार्टी बनने की ओर, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रस्तुत करने की ओर हम लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं। और जो ये आज वहाँ पे चलता है कि कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ बारी बारी से वहाँ पे केरल को जो लूट रहे हैं, उसमें रोक लगेगी, और इनको एक स्पष्ट रूप से, जिस तरीके से हमारे गठबंधन ने वहाँ पे चुनाव लड़ा है, स्पष्ट रूप से लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत हुआ है। हो सकता है कि इतना विश्वास ना हुआ हो कि भाई अब सरकार बना देंगे, अगली बार हम सरकार वहां जरूर बनाएंगे। ठीक है, अगली बार सरकार जरूर बनाएंगे, लेकिन असम को लेकर जो एआई एग्जिट पोल है एचएनएन न्यूज का, वो भी अपने दर्शकों को दिखा ले। उसके बाद एक रिएक्शन शिवानंद जी मैं आपका भी लूंगा, क्योंकि एआई एग्जिट पोल असम को लेकर क्या कह रहा है वो भी टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे खेमचंद जी को। खेमचंद जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम केरला में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असम को लेकर स्वीकार करने में शिवानंद जी दिक्कत क्या है। और असम को लेकर देखिए, पहले एग्जिट पोल बता दें। तमिलनाडु में ठीक है, डीएमके सत्ता में आ रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं थी, और ये बात पहले ही कंफर्म थी, और डीएमके वहां पर मौजूद है। एआईडीएमके जरूर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जय जय ललिता जैसा करिश्माई नेता अब एआईडीएमके के पास नहीं है। लेकिन फिर मैं आऊंगा, वापस घूमकर मैं असम पर आऊंगा, क्योंकि असम पर निगाहें थी। असम में ये लग रहा था कांग्रेस को कि इस बार, यानी 2 बार जो लगातार असम में बीजेपी रह चुकी है, तीसरी बार नहीं आने वाली, लेकिन वो सपना मुझे लगता है कि टूटता हुआ दिख रहा है। जी शिवानंद जी। सर, आसाम में मैंने पहले ही बोला है 50-50% सर, मैंने बोल दिया है 50-50% में 100% कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बनना तय है। दूसरी बात सर, देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, घुसपैठी के नाम पे एनआरसी कर रहे, हिंदू मुस्लिम करना। वहाँ के चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट, अरे चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर क्या है सर? किसी को भी धमकी, कल आपके मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं पेल दूंगा, मैं तुमको पेड़ा बना दूंगा। तो आप भी तो आतंकवादी बता देते हैं आप लोग भी। सर सुनिए, खड़गे सर ने वैसा नहीं, बाद में खड़गे सर ने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा है। देखो सर, जो है तो है। दूसरी बात सर, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता का, मेरे भी आपकी सबका है, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी स्टील पाइप, ट्रेड डील, ये सब चुनाव में आएगा ही। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है। सर लिख के देता हूं मैं, आसाम में और केरल में कांग्रेस वापसी आ गया है, लिख के देता हूं सर। अब पश्चिम बंगाल में तो आप दावा कर रहे थे कि आप किंग मेकर बनेंगे, आप ये तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा। पश्चिम बंगाल में कुछ बोल नहीं रहे आप। सर सुनिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी 101%
100% खेला करेंगे, ये ध्यान में रखिए। तो खेला किसके साथ करेंगे? टीएमसी के साथ क्या? ये आप लोगों ने खेला दिया टीएमसी के साथ? नहीं सर, सुनिए, बीजेपी कांग्रेस नेशनल पार्टी है और टीएमसी सर लोकल पार्टी है। और इसमें क्या हो गया है, एक ही महिला 21, मेरे मित्र को खेमचंद भाई को पूछना चाहता हूँ, 21 स्टेट में इनका गवर्नमेंट है, एक भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। रेखा गुप्ता जी को भी हाफ चीफ मिनिस्टर है, कुछ भी पावर नहीं है। और दूसरी बात देखिए, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, मायावती को हटा दिया। अरे मायावती को कैसे हटा दिया? अरे बीजेपी का अलायंस था और इनको सीबीआई ईडी। अरे मतलब कुछ भी बोलेंगे आप। अरे जम्मू कश्मीर में आप कहेंगे महबूबा मुफ्ती को हटा दिया। अरे अलायंस था ना सर बीजेपी के साथ। अरे सर अलायंस था ना, बीजेपी का करनी और कतनी हमको पता है। अब बीजेपी का सर मैं आज बोलता हूँ, अभी बोलेंगे नरेंद्र मोदी सर को हटा दिया। ठीक है खेमचंद भाई, इस पे रिएक्शन लेंगे आपका, रिएक्शन लेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 2 घंटे की डिबेट है, लंबी डिबेट है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ठीक है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। हालांकि जो फाइनल नतीजे हैं चुनाव के वो 4 मई को आएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। खेमचंद जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, उसके बाद रुद्र भाई मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, हमारे बड़े भाई शिवानंद जी वो ये भी कह सकते हैं कि सोनिया गांधी जी को हटा दिया, मोदी जी ने एनडीए ने यूपी हरा दिया और सोनिया गांधी जी जो सुपर पीएम थी उनको हटा दिया। मैं दुख समझ सकता हूँ, बिल्कुल सही हटाया था, लेकिन ये चुनाव लड़के हटाया, जनता के समर्थन से हटाया, जनता के आशीर्वाद से हटाया, धोखा देके नहीं हटाया। और यही डेमोक्रेसी में होता है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन दिया। हम लोगों ने सच्चाई के साथ पहली बार
किसी पार्टी ने, किसी गठबंधन ने सीरियस तरीके से महिलाओं के इशू को उठाया और उसको बिल बनाया और इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे तो आप लोगों ने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी। आज नहीं तुम कल इसको इम्प्लीमेंट करके रखेंगे। लेकिन महिलाओं ने देखा उनका साथी कौन है, उनका साथी, उनका भाई कौन है, वो मोदी जी हैं। तो आप महिलाओं के मुद्दे पे भी हार गए। हाँ, केरल जरूर आपके लिए कुछ सेटिस्फैक्टरी हो सकता है कि रिजल्ट्स लाए। केरल के अलावा कहीं भी कांग्रेस के लिए कोई होप नहीं है और ये स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एनडीए सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आसाम में 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पुडुचेरी में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और केरल में हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा होने वाला है, पहले से ज्यादा होने वाला है। और जिस तरीके से त्रिवेंद्रम में हमने सरकार बनाई वैसे आप देखेंगे कि कई पॉकेट्स में अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए भी जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूत करेंगे। ठीक है, दावे रुद्र जी, क्या वजह आपको समझ में आ रही है कि केरल में इतनी मेहनत करने के बाद भी बीजेपी दहाई तक नहीं पहुंच पा रही है? हालांकि एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं अभी। देखिए आशीष जी, जो साउथ की स्थिति है वहां पर कहीं न कहीं बीजेपी के लिए संघर्ष की स्थिति तो है ही। चाहे आप केरल की बात कर लीजिए, आप चाहे तमिलनाडु की बात कर लीजिए या तेलंगाना की बात कर लीजिए, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते वो उसका प्रयास करना काम है और प्रयास कर रही है। और अभी आप इस पैनल पे ही देखेंगे कि खेमचंद जी ने बातों को बड़ी स्पष्ट तरीके से रखा। वो प्रयास कर रहे हैं तो उसको बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं ना हम केरल में सरकार बनाने जा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं ना कि तमिलनाडु में हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का फर्क जो है आप इस पैनल के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि जो सच है भाई 4 तारीख को रिजल्ट तो आएंगे ना। 4 तारीख के बाद आप कैसे उस बात को फेस करेंगे? भाई उनको भी सच्चाई पता है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। पार्टी के तौर पर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बातों को वहां रख रहे हैं और अपनी स्थिति तो बढ़ा रहे हैं। आज भी वो इसी बात को कह रहे हैं ना कि हम अपना वोट परसेंट पहले से बेहतर करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम केरल में सरकार बना रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आप देख लीजिए कि पूरे देश में सरकार बना रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोग शिवानंद जी के साथ बहुत डिबेट किए हैं बिहार चुनाव से पहले। हाँ, बिल्कुल। बिहार में भी वो सरकार बना रहे थे। तो सवाल ये है ना कि जब तक देखिए राजनीति में कहने के लिए ठीक है, आप कह सकते हैं वो बयानबाजी हो सकती, भाषणबाजी हो सकती, एक पार्टी के तौर पे आप हमेशा अपने आप को बढ़ चढ़ के बताइए, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ ग्राउंड रियलिटी होती है, उसको मानना पड़ेगा आपको। और जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने को बेहतर नहीं बना पाएंगे। यही चीज बीजेपी से सीखनी चाहिए। जैसे शिवानंद जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पास महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, नहीं है उनका, ठीक है, नहीं है, अभी नहीं दिख रही, एक ही दिल्ली की है। लेकिन आपकी भी तो 3 राज्यों में सरकार है, आप उनको गलत साबित कर दीजिए। आप एक अपने तीनों राज्यों में से कहीं पे, या जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि केरल में आपकी सरकार अगर बन रही है तो आप केरल में एक महिला मुख्यमंत्री दे दीजिए। तो सवाल ये है कि अगर किसी चीज की अगर कोई गलती है तो उसकी केवल गलती गिनाने से आप उससे बेहतर नहीं बन जाएंगे, आपको उससे बेहतर समाधान देना पड़ेगा। अब आप देखेंगे चुनाव चाहे वो बिहार का चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव लीजिए, ये नहीं हुआ है कि बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। वो अपनी रणनीति को उसी दिशा में लेके जा रही है। केवल बाकी दलों के साथ दिक्कत क्या है कि केवल वो बुराइयां नहीं दिखा रहे हैं, अपने को बेहतर कैसे करना है या आपके पास उससे बेहतर विकल्प क्या है या उसको कैसे आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज नहीं जो हो रही है वो कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए नुकसान दे रही है। और जो साउथ की बात हो रही है तो देखिए बीजेपी कहां तक पहुंच गई है। कर्नाटक में उसने सरकार बना रखी है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आंध्र में भी उनकी सरकार है। आज भी आप देखेंगे, चाहे उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं या मान लीजिए तेलंगाना की, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तब भी वो वहां पर मजबूती से लड़ रहे हैं। उनको पता है कि हम यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, न हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो उस चीज पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उड़ीसा में लंबे समय तक बीजेपी काम कर रही थी, वो चाहे बीजेडी के साथ कर रही थी या अलग के कर रही थी। आज बीजेपी उसकी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार है। आज आपने देखा बिहार में लंबे समय से काम कर रहे थे, आज बिहार में बीजेपी की सरकार है। असम आपने देखा होगा कि असम को बहुत लंबे समय, या नॉर्थ ईस्ट पूरी आप देख लीजिए तो नॉर्थ ईस्ट बीजेपी ने अपने उसमें ले लिया क्योंकि वो लंबे समय उस पर काम कर रहे हैं। वो स्थिति आपको वेस्ट बंगाल में दिख रही है। आज हम आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन वेस्ट बंगाल में हो सकता है,
होना ना होना ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार बदल सकती है, सरकार सत्ता में बीजेपी आ सकती है। तो ये एक प्रयास है, एक उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है, उनके काम करने का तरीका दिखता है। क्योंकि देश में आपने देखा होगा चुनाव दर चुनाव होते हैं, हर साल कम से कम 2 चुनाव होते हैं। उसमें एक पार्टी को लंबे समय तक वहां खड़ा रहना, अपने मुद्दों को साथ आगे बढ़ना, अपनी लीडरशिप को अपने साथ लेके रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये मैनेजमेंट करने में पिछले 12-13 साल में आपने देखा होगा बीजेपी बहुत मजबूती से लगी है। आज तक आपने देखा होगा कि बीजेपी का डिवीजन नहीं हुआ है, बीजेपी पार्टी को तोड़ करके अलग पार्टी कोई नहीं बना पाया है ना। ऐसी लेकिन वही सवाल है ना रुद्र भाई, जो सफलता चलिए मान लीजिए उत्तर भारत में मिल रही है, जो नॉर्थ ईस्ट में मिल रही है, वही सफलता साउथ में क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए आशीष जी, आइडियोलॉजिकल बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक साथ सारे जगहों पर नहीं लागू करी जा सकती। जब आप उत्तर में बात करते हैं और उत्तर में जब आप हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हैं, तो जब आप दक्षिण में जाते हैं तो वहां कुछ समीकरण बदलते हैं। तो उस समीकरण को बदलने में, वहां की लीडरशिप को तैयार करने में, अभी आप साउथ से बीजेपी के दोनों जगहों से कोई बहुत बड़ा मजबूत नेता नहीं है, क्योंकि आप बाहर से चीजें वहां अंदर नहीं डाल पाएंगे। जब तक आपका लीडरशिप वहां जमीन पर नहीं होगा, उनके बीच से नहीं होगा, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते या सत्ता में परिवर्तन नहीं कर सकते, और उसमें वक्त लगेगा। अगर आप पूरी तरह से देखेंगे कि बीजेपी का दक्षिण अभियान ही अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 20-25 साल से है। 20-25 साल से पहले बीजेपी दक्षिण के बारे में नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि वो उसको उत्तर को सबसे पहले साधना था। अब वो उत्तर में पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से मजबूत पैठ बना चुकी है। तो वो रणनीति आप देखेंगे कि वो दक्षिण की रही है। अब जैसे आपने देखा होगा कि उड़ीसा की जब बात हो रही थी, तो आज भी वर्तमान रहेंगे, चाहे वो कैबिनेट की बात कर ली जाए या ब्यूरोक्रेसी की बात कर ली जाए या स्वयं अपने राष्ट्रपति महोदय उड़ीसा से आती हैं, तो एक प्लानिंग का हिस्सा है। लंबे समय से उस पर तैयारी कर रहे थे, तब उनके पास उड़ीसा आया। तो इसी समय से अगर आप आप उसमें देखेंगे तो अब दक्षिण पे तैयारी हो रही है, दक्षिण पे बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। तो दक्षिण का केंद्र में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, चाहे वो आप मंत्रिमंडल तौर पर देख लीजिए या अभी उपराष्ट्रपति भी दक्षिण से आए। तो ये एक तैयारी का हिस्सा है, लेकिन हाँ, इसको जमीन पर लाने में, वहां तक लोगों को पहुंचाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये है कि ये पार्टी प्रयासरत है, और इसकी एक ही खूबी है कि ये अपने काम को निरंतर कर रही है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में है तो करेगी, सत्ता में नहीं। बाकी राजनीतिक दलों की दिक्कत क्या होती है कि अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं तो 5 साल के लिए गायब होते हैं, 5 साल वो जमीन पर नहीं दिखते हैं, फिर वो चुनाव में ही आते हैं। बीजेपी लगी रहती, ये उसकी एक स्ट्रेटजी जो है, वो आने वाले समय में आप देखिएगा कि दक्षिण में भी उसको बहुत फायदा मिलता हुआ दिखेगा। दक्षिण में भी फायदा जो है वो मिलता हुआ आने वाले समय में देखेगा। लेकिन शिवानंद भाई आपकी बात से सहमत नहीं है। जैसे ही दक्षिण की बात आई, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मतलब बीजेपी कहीं तो हारे, कहीं तो मुस्कुराने की वजह मिले। शिवानंद भाई, मतलब असम हार गए, पश्चिम बंगाल हार रहे हैं, बीजेपी केरला नहीं जीत पाई, दहाई नहीं पहुंच पाई, इसी में खुशी है। आशीष जी, मेरे मित्र खेमचंद जी को, रुद्र प्रताप जी को जल्द से जल्द बीजेपी का कुछ बड़ा पोस्ट दीजिए, साउथ में कुछ काम कर लीजिए। आज महंगाई चरम पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे। पहला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी। अच्छा, वो गांधी परिवार से थी, ये भी बोला करिए पूरा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंदिरा गांधी ही बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कोई गांधी परिवार से इंदिरा गांधी थी, ऐसा सुनने में भी। सर सुनिए, यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी जी थे, बोल रहा हूँ ना। हाँ। आज भी बोलता हूँ, डंके के साथ बोलता हूँ। हाँ। अगर प्रियंका गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर बनारस में सर खड़ा होता ना, आपको भी पता है सर, आप बनारस से हो सर। हाँ सर, अच्छा, आपको भी याद हो गया कि मैं बनारस से हूँ। सर और उल्टा मैं बहुत लकी हूँ, शिव भक्त हूँ, और मैं अब आपको मिलने के बाद मेरे को भगवान शिव जी दिखते हैं। अरे महादेव। सर दूसरी बात देखिए, आसाम में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी IAS IPS 10 ऑफिसर का ट्रांसफर किया। हाँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक महिला, चुने हुए महिला TMC ममता दीदी का 493 IAS IPS बदला गया। ममता दीदी का खास IPS ऑफिसर के ऊपर CBI रेड हुआ। सर, करनी और कतनी, इतना ही दम है मोदी साहब, अमित शाह जी। जाइए तमिलनाडु, आइए केरला, हम स्वागत करते हैं। सर बोलना और करना अलग है रुद्र प्रताप जी। और बिहार में
गुजरात से 10 IAS ऑफिसर को लेके आया, मोरे होटल में मैं भी रुका था। अमित शाह जी सब कैमरा बंद करके चोरी चुपके कैसा आया, सब मेरे पास है सर। अभी हम ज्यादा अभी हम बात कर रहे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आसाम। इसलिए रुद्र प्रताप जी आप भी जल्द से जल्द थोड़ा माइंड चेंज कीजिए। थोड़ा मैं 100% बीजेपी तरफ ही बात कर रहा हूँ, लेकिन 50% तो मैं अपेक्षा करता हूँ मेरे भाई रुद्र प्रताप जी। कितने सालों 50 पे भी नहीं है ना मुल्क में, तो 50 पे कैसे बात होगी? सर सुनिए सर, अगर कांग्रेस का 20-25 अगर आता था ना, मोदी साहब कहीं भी नहीं रहता था। ये ध्यान से सुनिए। महिला आरक्षण बिल के ऊपर ये लोगों ने साउथ और नॉर्थ किया, मोदी साहब को कुर्सी से जाना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी नहीं बनाया तो नरेंद्र मोदी रिजाइन देंगे क्या? पूछिए, देंगे क्या? अरे देखिए सर, CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, पैसे का बारिश हुआ। 3000 करोड़ रुपए अमित शाह जी बांटे, लोगों को पकड़े गए। हुमायूं को 1000 करोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम किया। वो हुमायूं दूसरा बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे सर। करनी और कतनी क्या है सबको पता है सर। डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, NDTV का ओनर आज देखिए खुद का मोबाइल कैमरा लेके जा रहे। ये मोदी सरकार आने के बाद 2014 से लेके ऐसा हुआ है। वो भी अदानी को दिया। सर किसी को तो बात रखने दीजिए। जो महिला सांसद से नरेंद्र मोदी जी को डर लगा, ओम बिरला जी ने बोला अरे चुने हुए दलित वर्षा गायकवाड़, वो भी 8 कांग्रेस के। अच्छा ठीक है, खेमचंद भाई को भी स्क्रीन पर लाइए। खेमचंद भाई जवाब दीजिएगा। सर उनको डर के वो लोग मोदी साहब पार्लियामेंट हाउस में आया नहीं है। सच्चाई सर, एस्टिन फाइल था, ट्रेड डील था, महंगाई चरम पर है, युवा को रोजगार नहीं दिया, महंगाई सर देखिए। अरे आप सुन लीजिए ना। अरे शिवानंद भाई रुक जाइए। एक ही स्टेट में बन रही है, केरल में आपकी, तो उनकी तो 2 में बन रही है। सुन लीजिए 3 में, पुडुचेरी में आ रहा है, तो 3 में हो रहा है। आसाम में भी बन रहे हैं। जब केरल में कांग्रेस बनता है, पांडिचेरी में भी कांग्रेस आएगा। ये अच्छा 4 मई को भी हम जुड़ेंगे। 4 मई को भी मैं यही पैनल रखूंगा। फिर आप बोलिएगा, फिर आप बोलेंगे वोट चोर हो गया, वोट चोरी हो गया, EVM में दिक्कत है। सर सुनिए, संविधान का जीत होगा, जो भी होगा संविधान का। बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन मणिपुर जल रहे, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, खेमचंद भाई जवाब दीजिएगा, फिर मैं रुद्र भाई आपके पास आऊंगा। खेमचंद के ऊपर नंगे नाच हो रहे, मार रहे, पीट रहे। अच्छा ठीक है खेमचंद भाई सुनिए ना, एक ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि 1 मिनट के बाद लेना ही, अभी ले लेता हूं, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्ष में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। खेमचंद जी आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात को पूरी रखिए, फिर रुद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए शिवानंद भाई ने 4-5 चीजें उठाई। एक उन्होंने कहा
कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर का तबादला हुआ या आईएएस ऑफिसर का तबादला हुआ या फिर जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनका तबादला, और उन्होंने उसके साथ साथ जोड़ा ममता जी के ऑफिसर्स। ऑफिसर ना ममता जी के होते हैं ना मोदी जी के होते हैं, ऑफिसर सिस्टम के होते हैं, देश के होते हैं, उनको देश के अकाउंट से, स्टेट के अकाउंट से पैसा जाता है। अब आप दूसरी बात बोली कि ममता जी के खास ऑफिसर्स को हटाया गया। अगर खास हैं, अगर वो वाइज हैं तो अनवाइज इलेक्शन कैसे कराएंगे, तो हटाना जरूरी था, तो बिल्कुल सही हटाया, बिल्कुल हटाना चाहिए था। जो वाइज ऑफिसर है जो साइड ले रहा है तो वो तो कभी अनवाइज सिस्टम को चला नहीं सकता। तो मैं साथ के साथ इसी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस इलेक्शन को कराया, अब की बार बहुत लंबे समय के बाद आप देखेंगे जो हिंसा हुई वो लिमिटेड हुई। लोग भारी संख्या में वोट देने आए क्योंकि उनको विश्वास था कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको संभाला जाएगा। अगर वो वोट देने जाएंगे तो गुंडे जो तत्व हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज भरोसा जगाया। तो ये योगी मोदी जी ने वहां पे और अमित शाह जी ने जाके वहां पे जो अपनी रैलियां की, अपनी बात रखी, तो एक भरोसा लोगों के बीच में आया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कैडर खड़ा है, और आज सेंट्रल फोर्सेज वहां पे हैं, तो जो गुंडे हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसी की वजह से भारी आपने देखा कि 92% से ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई। अब ये बातें करते हैं कि महंगाई है, ये है, वो है। जब पेट्रोलियम के रेट पूरे विश्व में बढ़े हुए हैं, उस समय भी पेट्रोलियम के प्राइस भारत में स्टेबल है, यहाँ पे डीजल के रेट नहीं बढ़े, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, तो महंगाई कंट्रोल में है। अगर आप दूसरे देशों को देखोगे, पड़ोसी देशों को देख लो, यूरोप को देख लो, अमेरिका को देख लो, हर जगह वहां पे जो पेट्रोलियम के प्राइसेज हैं। अच्छा, ये एक मिनट रुकिएगा खेमचंद भाई। शिवानंद जी क्या लेकर आए हैं फोन में? फोन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? सर टीएमसी का मेंबर ऑफ राज्यसभा बोल रहे हैं, अमित शाह जी एक गुंडा है और दशहर सबको डरा। अरे अब चुनाव खत्म हो गया, अरे एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं, अब अमित शाह को छोड़ दीजिए। अच्छा सर सुनिए आशीष सर, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी सुबह बनारस में महादेव जी का जो शिवलिंग पे दर्शन लिया। मैं भी सर देखिए त्रिशूल है मेरे हाथ में, और देखिए डमरू भी है, और डमरू बजाने जा रहे हैं आसाम में और केरल में कांग्रेस पार्टी, और पश्चिम बंगाल में खेला करने जा रहे हैं सर। अच्छा, ये केरल में वाकई डमरू बजा पाएंगे आप? जितनी सर देखिए, केरल में यूं डमरू और त्रिशूल लेके घूम पाएंगे क्या? सर देखिए, सर ये देखिए, एक डमरू की आवाज नहीं आ रही है, बजा नहीं पा रहे हैं आप? सर नहीं ये कान पे डर लग रहा है ना, कान की हाँ, तो नहीं तो एक मिनट रुकिए, मैं ये निकाल के आपको सुना देता हूँ सर। अरे नहीं, मुझे भरोसा हो गया, मुझे भरोसा हो गया। बस त्रिशूल से मुझे बचाइएगा, ऐसा ना हो कि ये कहीं एक बार मार के दिखाता हूँ कि त्रिशूल चलता भी है। सर देखिए 100% कांग्रेस का जीत बनना तय है। त्रिशूल केरल, आसाम, पांडिचेरी 100% कांग्रेस बनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपका चुनाव चिन्ह पंजा है, त्रिशूल नहीं है सर। कंफ्यूज नहीं होइए सर मैंने क्या बोला? त्रिशूल का ब्रह्मा विष्णु महेशा 100% कांग्रेस पार्टी केरल, आसाम, पांडिचेरी बनने जा रहे हैं। अच्छा, बनने जा रहे हैं, पुडुचेरी में भी बनने जा रही है। सर देखिए ना, आप देखिए। अरे हम तो 4 मई को सुबह से ही रहेंगे, मैं तो देखूंगा ही। सर उन्होंने जिस तरह से जो महिला आरक्षण में बीजेपी का नुकसान हो गया सर, बीजेपी ने जल्दबाजी में नुकसान हो गया। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का नुकसान हुआ, आसाम में भी बीजेपी का नुकसान हुआ महिला आरक्षण का। क्यों बोलता हूँ सर? पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक है सर। सेंट्रल में मोदी सरकार, इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ही लड़की सबको भारी गिर गई है इधर महाराष्ट्र में, ये भी बोलता हूँ। और बीजेपी सर, गवर्नमेंट उनका, सेंट्रल में उनका, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। किसके पास जस्टिस मांग रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? अरे सर क्या दिखा रहे हैं? अभी खेमचंद भाई बोल रहे अरे पेट्रोल महंगा है। अरे भाई पाकिस्तान में, आशीष सर, पाकिस्तान बात तो किया ईरान और अमेरिका से,
महिलाओं की आवाज को उठाया जा रहा है। नरेंद्र आप मोदी लोगों को ने क्यों नहीं किया? उनके अधिकार पे अरे पकड़ शिवानंद किया, भाई, उसके ये खिलाफ पाकिस्तान किया की जा रहा है। इतनी रोड तरफदारी वाली किया बात जा रहा है, कहेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आने वाले समय में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड का चुनाव होने वाला है। सर आप नहीं सुन रहे हो, पाकिस्तान कटोरा लेके बैठा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एस्टीन फाइल ट्रेड डील की वजह से अरे ठीक है, एस्टीन फाइल यही लेके गए आप पश्चिम बंगाल में, पता नहीं दहाई भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे आप लोग। सर देखो तो, अरे खेला तो होगा। अच्छा ठीक है रुद्र भाई, फाइनल कमेंट। मैं फिर चुकी, अब प्राइम टाइम प्रहार का भी वक्त हो जाएगा। रुद्र भाई फाइनल कमेंट। देखिए आशीष जी जो है ना कि मेन बात जो होती है कि अब चुनाव देखिए हो गए हैं और हम लोग अगर एग्जिट पोल पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये सच्चाई इस बात की है कि जैसे असम और केरला की अगर हम बात करें तो वहां ऑलमोस्ट तस्वीर क्लियर है। एक जगह बीजेपी सरकार बना रही है और केरला में जो अभी अनुमान आ रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस गठबंधन सरकार, और तमिलनाडु भी कमोबेश क्लियर है, तमिलनाडु और पुडुचेरी भी क्लियर वहां पे भी क्लियर है। लेकिन जो सबका इंटरेस्ट है पूरे सारे चुनाव में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल को लेकर के सबका इंटरेस्ट है और वेस्ट बंगाल जो है वो सबका ध्यान केंद्रित कर रहा है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन। अच्छा, नतीजे में सबकी रुचि पश्चिम बंगाल को लेकर ही है। मेरी खुद व्यक्तिगत रुचि भी अगर आप मुझसे पूछें तो पश्चिम बंगाल को लेकर ही है। देखने में तभी मजा आता है कि जब फाइट बहुत करीब होती है, कोई जीत सकता है कोई हार सकता है, तो उसका नहीं होता है कि एकदम लास्ट मोमेंट तक लोग उसको देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो वो स्थिति है वेस्ट बंगाल में और उसका श्रेय जाता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से उस पर लगी हुई है, उस पर काम कर रही है। क्योंकि एक व्यक्ति, एक नेता के तौर पर, क्योंकि देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ममता बनर्जी बड़ी नेता है, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को आप दरकिनार कर सकते हैं। अकेले दम पर 15 साल से उन्होंने वामपंथ की पूरी सरकार को उखाड़ फेंका और वेस्ट बंगाल में सरकार चला रही है। उनको वहां पर चुनौती देना या वहां पर सत्ता परिवर्तन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर बीजेपी उसको करने में सफल हो जाती थी, एक बहुत बड़ी राजनीति। ठीक है खेमचंद जी, फाइनल कमेंट। सबका इंटरेस्ट वहां बना हुआ। खेमचंद जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत देता हूँ। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन को, उनके संकल्प को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है और आज भारतीय जनता पार्टी इन इलेक्शन में 3 स्टेट्स में स्पष्ट सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में नेक टू नेक फाइट है और एनडीए की भी सरकार वहां पे बन सकती है। केरल में हम बेटर प्रदर्शन करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द वोट और नंबर ऑफ द सीट। ठीक है शिवानंद जी, फाइनल कमेंट समाप्त करूंगा प्लीज। भाई को थैंक यू बोलता हूँ, कांग्रेस का कम से कम केरल के नाम लिया पहली बार। नहीं अरे मैं भी कह रहा हूँ कि केरल में कांग्रेस आ रही है, एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। आपको खुद पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं सर, रुद्र प्रताप जी, कांग्रेस के बीजेपी का एक गाइडलाइंस। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं रुद्र भाई को लंबे समय से जानता हूँ, ऐसा नहीं है। बीजेपी की गाइडलाइन रुद्र प्रताप जी कभी भी कांग्रेस के साइड कभी भी नहीं लिया, कभी भी नहीं। मेरे पास सबूत है। अरे तो आप त्रिशूल दिखाएंगे तो कैसे आएंगे आपके साइड? सर सुनिए, बिहार में भी मैं था भैया के साथ, दिल्ली में भी उनके साथ मैं डिबेट किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या मेरा दुश्मन नहीं है। मैं आगे प्यार से खेमचंद भाई को और रुद्र प्रताप जी को, कांग्रेस सरकार बनने जा रहे हैं, इनको कांग्रेस में लेके आऊंगा, सम्मान करूंगा सर। ठीक है शिवानंद भाई अगले डिबेट पे भी मिलते हैं, प्राइम टाइम प्रहार में मिलते हैं। रुद्र जी आपका, खेमचंद जी आपका और शिवानंद जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। जनता ने किसे चुना है यह तो 4 मई को क्लियर होगा, लेकिन एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में खेला हो सकता है। क्वेश्चन आवर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। जुनून सच दिखाने का। महज 5 मिनट के बाद प्राइम टाइम प्रहार में आपसे मिलते हैं।